नमस्कार साथियों। अभी पितृपक्ष का समय चल रहा है। बाबा और दादी और इससे पहले के सभी पूर्वजों को अंतिम विश्राम देने के लिए हमारे चाचा जी गया गए हुए थे और कल सुबह तक वो वापस आ जाएंगे, इसलिए मुंडन कराया है और कल उनके शांति के लिए भोज रखा गया है जिसमें परिवार के सदस्य शामिल होंगे। उम्मीद है कि आप लोग भी अगर हमको अपने परिवार का सदस्य मानते हैं तो इस भोज में ज़रूर शामिल होंगे। आज संविधान पर चर्चा विषय को आगे बढ़ाने के लिए 11वां भाग आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें मूल रूप से हम अपने सांसद विधायक के मुद्दे को उठाना चाहते हैं जिसके ऊपर देश के लोकतंत्र का दारोमदार है। कोई विधायक मतलब विधान बनाने वाला और सांसद का मतलब होता है जो देश के सभी क्रियाकलाप में जिनकी अपनी भूमिका और अपना मत होता है और जिन्हें हम अपने क्षेत्र की ओर से प्रतिनिधि के रूप में चुनकर भेजते हैं। कई बार हमको ऐसा प्रतीत होता है कि हम जिस जनप्रतिनिधि को अपनी उम्मीद आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए लोकसभा विधानसभा में भेजे हैं वो हमारे सोच के अनुसार विधानसभा में अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, अपना मतदान नहीं कर पा रहे हैं। कई बार तो ऐसा महसूस होता है कि इनका आचरण लोकतंत्र के सिद्धांतों के ही खिलाफ है और जिसमें सबसे बड़ी रूढ़ा हम लोग मानते हैं दल बदल कानून का। दल बदल कानून का अपना एक इतिहास है। एक आया राम गया राम विधायक होते थे हरियाणा के। उन्होंने 1967 में 15 दिन में 3 दल बदले। तो उस वक्त के जो राजनीतिक दल में थे और उस समय बहुत सारी सरकारें विधायक के इधर से उधर जाने के कारण गिर जाया करती थी। तो राजीव गांधी को लगा कि नहीं, सो दल बदल कानून बनना चाहिए और वह अस्तित्व में आया। और आज दल बदल कानून का इतना दुरुपयोग हो रहा है जिसको हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं। दल बदल कानून के नियम के अनुसार जिन सदस्यों का सदस्यता खत्म हो जाना चाहिए था अब तक, उनकी सरकार वहाँ है। आज के तारीख में वो मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा अध्यक्ष पर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है जिसमें उनकी मनमानी और पक्षपात पर का आरोप है कि वो सत्ता पक्ष के विधायकों को संरक्षण दे रहे हैं और दल बदल कानून के सिद्धांतों के अनुकूल आचरण नहीं कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम दल बदल कानून के कारण सरकार कई जगह अस्थिर हुई है, कई जगह सरकारें बनी है, यह दोनों बातें सही है। लेकिन पार्टी सिद्धांतों के कारण पार्टी का कहना यह है कि जो विधायक हैं, जो एमपी हैं, वह दल के नाम पर जीत कर आते हैं और इसीलिए उनको कम से कम पूरे चुनाव तक दल के साथ, दल के निर्णयों के साथ मतदान करना चाहिए और उनकी ही बोली बोलना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि दल जो चुनाव जीत कर आते हैं वह अपने मेमोरेंडम या घोषणा पत्र के आधार पर चुन करके आते हैं। आप लोगों को याद होगा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो उससे पहले वह आधार कार्ड के घोर विरोधी थे, जीएसटी के घोर विरोधी थे, मनरेगा के घोर विरोधी थे। आज और सबसे बड़ी बात क्या है कि आधार
को आवश्यक बनाने का कानून भी मोदी जी ने पास किया, जीएसटी लागू भी मोदी जी ने ही करवाया। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम जिस सरकार को जिस सोच के कारण बनाए थे, जिस घोषणा पत्र के आधार पर बनाए थे, वह उसके विपरीत काम कर रहा है। आपको यह भी याद होगा कि मोदी जी कहते थे कि पेट्रोल की कीमत बहुत मनमोहन सरकार ने बढ़ा दी है, जबकि उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में $250 तेल बिक रहा था। आज के तारीख में $67-68 है तेल का कीमत, लेकिन उस वक्त आज के तारीख और उस वक्त के समय का जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्य था उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। लेकिन पेट्रोल की कीमत मनमोहन सिंह के समय से आज करीब करीब दुगनी हो गई है और मोदी जी इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। एक समय आप 400 रुपये में सिलेंडर लेते थे, आजकल एक मंत्री हैं जिनको लोग सिलेंडरला देवी कह रहे हैं, वह सड़कों पर सिलेंडर लेकर के आ जाती थी, कहती थी कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। तो हम ये देखते हैं कि दल उन घोषणा पत्रों के विरुद्ध आचरण करती है जिसके कारण हम उनको वोट देते हैं। और ऐसा नहीं है कि इसमें केवल मोदी सरकार ही ऐसा कर रहे हो, वह भी नहीं है, लेकिन यह है कि वीटो कभी भी उन विषयों पर नहीं लगाया गया जिसके आधार पर ये लोग चुन करके आए हैं। कभी लोकसभा में महंगाई की अस्थिरता को लेकर कोई कानून नहीं आया, कोई सांसद, कोई विधायक यह नहीं पूछा सरकार से या मोदी जी से या कोई भी देश में आज के तारीख में कहीं न कहीं हर दल की सरकार है। आज कोई दल केंद्र में अगर विपक्ष में है तो वह कहीं सरकार में भी है, लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि भाई हम जिन घोषणा पत्र के बल पर आए हैं वह क्यों नहीं लागू हो रहा है। उसके लिए व्हिप कभी लागू नहीं होता है। व्हिप किस बात के लिए लागू होता है? अब जैसे कृषि कानून आया, उस पर व्हिप लागू हुआ और सबसे बड़ी बात यह रहा कि इस कानून के बारे में जानकारी न जनता को पहले दी गई न सांसदों को दी गई। यह लोकसभा के मर्यादाओं के पूरी तरह से प्रतिकूल है। अभी कुछ दिन पहले हमारी अभी की वर्तमान सरकार मोदी सरकार ने कहा कि हम एक विशेष सत्र का आयोजन कर रहे हैं। विशेष सत्र का आयोजन किस विषय पर, किस मुद्दे पर हो रहा था, इसके बारे में विपक्ष तो दूर, सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों को भी जानकारी नहीं थी। इतना ही नहीं, सरकार को भी जानकारी नहीं थी कि हम किस मुद्दे को लेकर के सदन में जाएंगे। फिर अचानक से पता चला कि सरकार महिला बिल ला रही, और यह महिला बिल किस प्रकार का था? ऐसा महिला बिल था जो एक प्रकार से महिलाओं के आरक्षण को रोक रहा था। इस महिला बिल से एक चीज साफ हो गया कि कोई भी आ जाए 2029 तक महिलाओं को आरक्षण नहीं दे सकता है। इसमें परिसीमन का शर्त लगाया गया। यह वही परिसीमन का शर्त है जो 1976 से आज तक नहीं हुआ है। अब आप सोचिए, जो 1976 से रुका हुआ है वह 1929 में हो जाएगा, इसकी कौन गारंटी लेगा? परिसीमन में सबसे बड़ी बाधा जनसंख्या वृद्धि में उत्तर और दक्षिण में जो डिफरेंस है, जो अंतर है, जो असमानता है, वह है। दक्षिण के लोगों का कहना है कि हमने सरकार के नीतियों का अनुसरण किया और जनसंख्या को नियंत्रित किया। उत्तर के लोगों का कहना है कि लोकतंत्र संख्या बल के आधार पर होता है, इसलिए हमको अधिक से अधिक सीट मिलना चाहिए। तो यह दो प्रकार के भारत के बारे में बात करता है। एक भारत जो नीति बनाता है और उसका अनुसरण करता है, जनसंख्या नियंत्रण करता है, अपने बच्चों को शिक्षा देता है, व्यापार का व्यवसाय करता है और देश की उन्नति में भागीदार होता है। आपको मालूम होगा कि चंद्रयान के प्रक्षेपण में एक भी वैज्ञानिक उत्तर भारत के नहीं थे, सभी दक्षिण भारत के थे। उत्तर भारत
के लोग जितना नाच रहे थे, दक्षिण भारत के लोग अध्ययन कर रहे थे कि चंद्रयान 4 में हमारा फोटो इस बार छपे, और बिहार के युवा नेता सड़कों पर इसलिए कूद रहे थे कि पेपर में ज़्यादा कूदने का फोटो हमारा छपे। दोनों की सोच में काफ़ी अंतर है। दक्षिण अपने विकास का मंदिर स्कूल को मानता है और उत्तर भारत के नौजवान अपने विकास का रास्ता सड़कों पर बंदर कूद को मानता है। खैर, अभी बात हम लोग अपने सांसद और विधायक के स्वतंत्र मत के अधिकार पर कर रहे थे। आज हम लोकतंत्र के उस दौर में जी रहे हैं जब दल बदल कानून के नाम पर हमारा विधायक, हमारा एमपी स्वतंत्र मत नहीं रख सकता, स्वतंत्र मतदान नहीं कर सकता है। मेरा मत यह मानना है कि जो विधायक, जो सांसद चुनाव जीत करके गया है, अगर कोई दल अपने पार्टी के घोषणा पत्र से अलग व्यवहार करता है तो सांसद को, विधायक को पूरा अधिकार है कि वह अपने दल का विरोध करे और यह कहे, याद दिलाए अपने दल को कि आपने जो जनता से वादा किया है उसके अनुकूल आप काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम आपके इस व्हिप का हम पालन नहीं करेंगे। अभी देखिए, जो महाराष्ट्र सरकार शिंदे का विरोध कर रही थी, जो मोदी जी अजीत पवार को जेल में चक्की पिसवाना चाह रहे थे, दल बदल कानून के कार्रवाई को रोक करके आज वो उप मुख्यमंत्री बने हुए। तो जो जनता अजीत पवार को चुना या शिंदे को चुना, या जो दोनों के को अलग अलग देख रहे थे, अलग अलग विचार का समझ रहे थे, आज वो क्या सोच रहे होंगे। लेकिन इसके लिए कोई संरक्षण नहीं। अजीत पवार अगर आज अपने दल को छोड़ करके बीजेपी में हैं तो उनकी सदस्यता बनी हुई है। शिंदे और भाजपा, फडणवीस जो एक साथ मिल करके चुनाव लड़े थे, आज दो भाग में बंट करके सरकार में शामिल हैं। इसमें कौन अपराधी है, कौन लोकतंत्र के मानकों पर खड़ा उतरा हुआ है, यह हमारे आपके लिए विचार का विषय है। लेकिन सवाल यहाँ यह उठता है कि अगर हम अपने सांसद और विधायकों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो हम अपने देश के भी लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर पाएंगे। हमें यह पता होना चाहिए कि कब किस सांसद को दल बदल कानून के तहत पार्टी से निष्कासन होना चाहिए, इसकी स्पष्टता सबके सामने होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक्स के नाम पर आप कुछ भी करवा लीजिए। और मेरा तो यहाँ तक मानना है कि अगर कोई मुद्दा पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल नहीं है तो पार्टी को उस पर व्हिप भी जारी करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। दल बदल कानून की विस्तृत जानकारी हमारे आपके बीच आना चाहिए। हमें आपको अपना मंतव्य देना चाहिए कि हम सांसद या विधायक को किसी के दलाली के लिए हम वहाँ नहीं भेजते हैं कि जो फलाने जी कहें आप उसी पर हाँ में हाँ करके आएं। हम उनको इसलिए भेजते हैं कि ताकि वो हमारी हित की रक्षा और हित का प्रतिनिधित्व वहाँ कर पाए। यह बहस का मुद्दा है, आज भी है। दल बदल कानून के कमियों में इसे शामिल किया गया है, लेकिन कोई भी बदलाव, कानूनी बदलाव होता है तो भारत की जो आम जनता है उस पर उनकी प्रतिक्रिया नहीं आने की वजह से सरकार मनमानी करती रहती है। आज इजराइल में देखिए, हमास ने जो वहां अटैक किया उस पर नेतन्याहू से भी सवाल पूछा जा रहा है और देश की रक्षा के लिए सभी नागरिक सैनिक वर्दी पहनकर बम बारूद बंदूक लेकर के अपने सीमा की रक्षा के लिए भी निकल गए हैं। लेकिन उनका साफ मानना है कि हमास का जो हमला हुआ है वह नेतन्याहू की
बहुत बड़ी असफलता है, इसके लिए उनको कुर्सी छोड़ना चाहिए। लेकिन भारत में क्या हुआ? पुलवामा हमला हुआ। पुलवामा हमला के समय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री अपना फिल्म शूटिंग कर रहे थे, अक्षय कुमार के जैसा, अमिताभ बच्चन के जैसा अपने आप को हीरो बना रहे थे। उस दिन भर उनके किसी भी वक्तव्य में पुलवामा घटना को लेकर के कोई भी शोक संदेश या कोई संदेश नहीं आया, क्योंकि इससे साफ है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री को या तो पुलवामा की घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, या वे पुलवामा की घटना को बहुत हल्के में ले रहे थे। लेकिन चुनाव का समय था, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया। जनता वाह वाह करने लगी कि चलो एक मजबूत प्रधानमंत्री मिला है। सवाल ये नहीं है कि युद्ध में झोंककर प्रधानमंत्री का कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि अभी भी जो हमला हो रहा है, न हमास के प्रमुख के ऑफिस पर बम गिराया गया है, न ही नेतन्याहू के ऑफिस पर बम गिरा है। बम गिरेगा तो आपके घर पर गिरेगा, मोदी जी के घर पर नहीं गिरेगा। हम आप उसके शिकार होंगे, दिल्ली की जनता शिकार होगी। लेकिन अगर कोई प्रधानमंत्री अपनी कमजोरियों को राष्ट्रवाद के नाम पर मत संकलन में उसका इस्तेमाल करता है, तो निश्चित रूप से हमारी आपकी बुद्धि की कमी के कारण ऐसा होता है। जिस वजह से हमको प्रधानमंत्री से सवाल करना चाहिए था कि पुलवामा में RDX कहाँ से आया, कैसे आया। उस वक्त के राज्यपाल का बयान सरकार के इतने खिलाफ है, उसके बावजूद भी अब तक इस विषय पर जांच क्यों नहीं हुई? वह DSP को क्यों छोड़ दिया गया, जांच से क्यों बाहर कर दिया गया, जिसे आतंकवादियों के साथ कश्मीर में पकड़ा गया था? ये सब सवाल हम नहीं कर पाते हैं। कारण क्या है कि हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा किसी व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, देश के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। न्याय के साथ खड़ा होना, देश के साथ खड़ा होना और व्यक्ति के साथ खड़ा होने में काफ़ी अंतर है। हम सब, आप सब, कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि कोई हिंदू है इसलिए हमको हिंदू के साथ खड़ा होना चाहिए, किसी को लगता है कि कोई मुसलमान है इसलिए मुसलमान के साथ खड़ा होना चाहिए। तो इसमें एक बात साफ है कि आप देश के साथ खड़ा नहीं हो रहे हैं। देश के साथ खड़ा होने का मतलब साफ है कि देश न हिंदू है, देश न मुसलमान है, देश देश है। देश अपने सिद्धांत, अपनी मान्यताओं पर आगे बढ़ेगा। भारत का संविधान लिखित है, इसमें छुपा कर सरप्राइज देकर कोई काम नहीं होगा। कोई प्रधानमंत्री, कोई नेता आपको सरप्राइज नहीं दे, इसके लिए ज़रूरी है कि हमें हर क्षण इजराइल के नागरिकों की तरह सड़क पर उतरने का हिम्मत, साहस रखना होगा। अगर हम वो नहीं रख पाएंगे तो आप जिसे चुन करके भेजेंगे, MLA, MP, विधायक, मंत्री, कोई आपकी बात नहीं उठा पाएगा। और आपको यही लगेगा कि जब तक वहाँ फलाने जी हैं तब तक हमको किसी भी अपराधी को वोट दे देना है। जबकि आपकी यह स्वतंत्रता होनी चाहिए कि जो अच्छा व्यक्ति है, आपका इतना लोकतंत्र पर पकड़ होना चाहिए, भारतीय जनता का लोकतंत्र पर इतना पकड़ होना चाहिए कि सरकार या राजनीतिक दल ऐसे ही लोगों को टिकट दे जो हमारी आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व कर सके। यह नहीं हो कि किसी बलात्कारी को खड़ा कर दिया जाए, किसी अपराधी को खड़ा कर दिया जाए, फिर कहे कि इनको मत देखिए, उनको देखिए जो फलाने जी हैं, क्योंकि वो हैं तो मुमकिन है। तो आप ये भी समझिए कि वो है इसीलिए अपराधियों का सदन बन गया है, अपराधियों का विधानसभा बन गया है, अपराधियों का संसद भवन बन गया है, जिसके कारण आपके पक्ष की कानून नहीं आ पाता है। आज अदानी को लेकर के बहुत जगह विरोध है। मैं अदानी का कोई विरोध या समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन इस बात का विरोध जरूर करता हूं जब सरकार अदानी के पक्ष में काम करते हुए दिखती है। मेरा मान्यता साफ है कि अगर आप निष्पक्ष हैं तो निष्पक्ष दिखना भी चाहिए। CBI, ED की जो कार्रवाई है वह स्पष्ट रूप से विपक्ष को परेशान करने वाला दिख रहा है और भारतीय जनता पार्टी में जोड़ने के लिए दबाव बनाने वाला दिख रहा है। ऐसे में भले ही फलाने जी कुछ भी बन जाए, लेकिन उसके बाद जो संभावना समाप्त होगी वह यह होगा कि अब कोई चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा।
और याद रखिएगा कि अंधे को जब आँख मिलता है तो सबसे पहले अपनी लाठी फेंकता है। और वही काम नरेंद्र मोदी किए हैं कि जिस लोकतंत्र के बल पर आज वो प्रधानमंत्री हैं, वह लोकतंत्र की ही कमर को तोड़ रहे हैं। ये कमर नहीं टूटे, हमारे सांसद, हमारे विधायक आपके आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व लोकसभा विधानसभा में कर सकें, इसके लिए दल बदल कानून के प्रति आपके हमारे बीच चर्चा होनी जरूरी है। जब विधायक सांसद आएँ तो उनसे भी इस बात की चर्चा कीजिए कि दल बदल कानून को आप लोग एक तार्किक रूप से इम्प्लीमेंट कराइए, अनुपालन कराइए और जो आवश्यक संशोधन है वो कराने के लिए वहाँ आवाज़ उठाइए। हम सब आपके साथ हैं। यही कह करके आशा उम्मीद करते हैं कि आपको आज का यह संविधान पर चर्चा अच्छा लगा होगा। हम यह भी उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अपने दोस्तों को कहेंगे कि सब्सक्राइब कीजिए, ताकि एक सकारात्मक बहस, ज़रूरी नहीं है कि हम जो कह रहे हैं उसे ही मान लिया जाए, लेकिन हम कह रहे हैं, आप भी कहना शुरू कीजिए। लोकतंत्र यही है। जय हिंद, जय भारत।